हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में अपन ने लगभग 7 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, आठवीं प्रॉपर्टी। तो आठवीं प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। वो क्या अपने पास पहले कल अपन ने पढ़ा था, या इसलिए पिछले वाला जो वीडियो या क्लास था उसमें अपन ने देखा था कि वो क्या पढ़ा था अपन ने। एक तो पढ़ा था अपने नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसके बाद आते हैं अपन जानते हैं कि एक तो एकल ध्रुव होता है, एक द्विध्रुव होता है और एक चतुर्ध्रुव होता है, एक मोनोपोल होता है, एक डाइपोल होता है और एक क्वाड्रपोल होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है अपने पास। तो जब बात आती है अपने पास नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण, तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए थी कि ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो अपन ने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक थी, उसमें यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला डेरिवेशन आया था चतुर्ध्रुव आघूर्ण का। जो अपन ने क्या किया था, इसका पोटेंशियल निकाल के 3 टर्म निकाली थी और लगभग ऐसा इसका डायग्राम था। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसी की कि वो सब क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो अपन बात करते हैं नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए मैं एक टर्म ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन समझते हैं क्या वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। जब ये वाला समझ आ जाएगा तो उससे नाभिक की जो क्वाड्रपोल वाली टर्म आती है वो क्या होगी, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। तो उसके लिए अपन ने किया कि एक डायग्राम कंसिडर किया है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि नाभिक पर आवेश कितना होता है। नाभिक पर आवेश हमेशा कैसा होता है, धन आवेशित होता है। धन आवेशित क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन रहता है, प्रोटॉन धनावेशित रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, नाभिक धनावेशित होता है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि नाभिक क्या होता है, इसमें धनावेशित होता है। यानी नाभिक पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। अब अपन बात करते हैं कि इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, कोई भी सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने कोई भी गोला मान लिया है, कोई भी नाभिक मान लिया है, डायग्राम मान लिया है। उसमें क्या किया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। एलिमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रहे उसके लिए अपन क्या करते हैं, छोटा सा अल्पांश लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन निकाल के क्या करते हैं अपन, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अपन ने उसी के लिए क्या किया, एक कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका आवेश कितना है, डी क्यू है, स्मॉल डी क्यू। इसका आयतन कितना है, डी वी है। तो अपन बात करते हैं कि ये नाभिक का क्या है, सेंटर पॉइंट है ओ, और यहाँ से कोई भी ए पॉइंट ले लिया जहाँ पर अपन को क्या निकालना है, इसका विभव निकालना है। किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। तो पहले तो डायग्राम एक बार देख लो। ये क्या हो गया, सतत आवेश वितरण का कोई भी गोला हो गया, ये गोला हो गया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद क्या किया अपन ने, स्मॉल सा एलिमेंट लिया है। तो स्मॉल सा एलिमेंट लिया है, उसका आवेश कितना है, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका आवेश डी क्यू है, टोटल का आवेश कितना है, क्यू है। यदि इसका ही वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना है, डी वी है। अपन ने एक जेड एक्सिस ली है, जेड एक्सिस सेंटर से मिलाती हुई क्या है, जिस पर क्या लिया अपन ने, ए पॉइंट लिया। तो इस अल्पांश के कारण इस पर विभव कितना होता है वो अपन को निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस, इस स्मॉल एलिमेंट की केंद्र से डिस्टेंस स्मॉल आर वेक्टर, ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर वेक्टर। अब ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी कि आर क्या स्मॉल आर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम की थ्योरी में क्या लिखोगे। तो सबसे पहले तो क्या इसमें सतत आवेश वितरण का गोला है, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, इसमें अपन ने एक अल्पांश आयतन लिया है या स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका आवेश तो कितना है, डी क्यू है, और आयतन कितना है, डी वी है। इसको आप थ्योरी में बनाकर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अब इसकी डिस्टेंस लिखनी है सेंटर पॉइंट से, यानी केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु ओ से अल्पांश की दूरी। तो अल्पांश की दूरी कितनी है अपने पास, स्मॉल आर वेक्टर है। यदि ए पॉइंट लिया है अपन, ए पॉइंट क्या है, जेड एक्सिस पे लिया है, यानी ए बिंदु पर क्या निकालना है अपन को, ए बिंदु की ओ से दूरी, केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है अपने पास, कैपिटल आर वेक्टर है। अब अपन बात करते हैं निकालना क्या अपन को, यानी ए बिंदु पर विभव निकालना है। ए पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है किसमें, थ्योरी में बना के। कि मैंने क्या माना, एक सतत आवेश का गोला माना है, इसके सेंटर पॉइंट पे ओ बिंदु है, जिसके स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या है, स्मॉल एलिमेंट अल्पांश लिया जिसका आवेश कितना है, डी क्यू, आयतन डी वी। इस अल्पांश की ए बिंदु ए दूरी पर एक क्या बिंदु ए, जहाँ पर अपन को क्या निकालना है, विभव निकालना है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। तो ये वाली थ्योरी आप बनाकर लिखनी है। इसके बाद अपन चलते हैं डायग्राम पे, डेरिवेशन पे।
तो अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं पूरा। तो एक बार इसको तो लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर अपन चलते हैं डेरिवेशन। टॉपिक को मिटा रहा हूँ तो डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इस डी क्यू आवेश के कारण जो ए बिंदु पर विभव होगा, यानी यहाँ पे क्या डी क्यू स्मॉल एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ ए बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है सबसे पहले। तो अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यदि क्यू आवेश के कारण, यानी कोई भी एक चार्ज होता है, एक चार्ज के कारण यदि किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो वो कितना आता है, के क्यू बाई आर आता है। के क्या अपन 1/4πε और आर क्या है, उससे दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यदि अल्पांश आयतन की बात करें, अल्पांश के कारण बिंदु ए पर विभव, या बिंदु ए पर विभव किसकी वजह से, अल्पांश की वजह से, कितना आएगा। यदि मैं बात करता हूँ अल्पांश की है तो डी फाई, पोटेंशियल को फाई अभी से लिखते हैं, डी फाई इक्वल टू क्या आता है, एक बिंदु आवेश के कारण आता है के क्यू बाय आर। तो के तो इसमें भी आएगा, फिर क्या आएगा अपने पास, क्यू की जगह क्या स्मॉल एलिमेंट है यानी डी क्यू, तो वो क्या जाएगा अपने पास डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी, यानी उससे दूरी आती है आर, तो यहाँ पे अपनी डिस्टेंस कितनी है ए। तो ये वाला क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट डी फाइव इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में ए। ये क्या आ जाएगा, इस स्मॉल जो एलिमेंट माना उसकी वजह से ए बिंदु पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल या विभव आ जाएगा। अब यदि बात करते हैं अपन आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आयतन आवेश घनत्व आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं अपन, रो से, क्या होता है डी क्यू अपॉन में डी वी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। यही वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 1 में, यानी डी क्यू का मान समीकरण 1 में। तो लिख सकता हूँ कि डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या आएगा अपने पास, डी फाइव इज इक्वल टू के डी क्यू कितना हो जाएगा, रो डी वी अपॉन में क्या रह जाएगा ए। तो ये वाला क्या बन जाएगा अपना पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल किसका, एक अल्पांश का, यानी एक जो ये अल्पांश था, इस अल्पांश की वजह से ए बिंदु पर विभव होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा। अब यदि अपन कंप्लीट के लिए बात करें तो कंप्लीट के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए या संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, डी फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के रो डी वी अपॉन में ए। के क्या कांस्टेंट है 1/4πε0, ए क्या डिस्टेंस है, तो इसको तो मैं बाहर ले सकता हूँ, यानी ये क्या आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू के रो डी वी और अपॉन में ए, यानी ये वाला अपना क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या आ गया अपने पास, जो ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट के कारण बिंदु ए पर क्या आ गया, विभव आ गया। अब अपन को क्या निकालना क्या इसमें, जब फाइव तो आ गया, अब अपन को निकालना कि ये 1/a, ए कैसे निकालें। अब ए के लिए भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ए निकालना है, यानी ये वाला ए कितना है अपना, यानी आर और आर की टर्म में ए निकालना है। तो अपन निकाल सकते हैं डायरेक्शन की बेस पे, यदि आप सदिश त्रिभुज नियम जानते हो तो। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ सदिश त्रिभुज नियम, सदिश नियम, त्रिभुज नियम, त्रिभुज भी कह सकते हैं, यानी वेक्टर ट्रायंगल लो, या जो अपन डायरेक्शन की बेस पे उसको इक्वेशन। तो यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम होगा अपने पास, मान लिया कि ये वाली जो सेंटर पॉइंट है वो कितना हो गया ओ, यहाँ से ये अपना क्या एलिमेंट है, तो इसकी डिस्टेंस लिए अपन स्मॉल आर, तो इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, और ये क्या अपने पास इसकी डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा ए डिस्टेंस। तो अपन को क्या इस डायरेक्शन के बेस पे यदि चलते हैं तो लिखना है, लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं सदिश नियम। तो सदिश नियम क्या होगा अपने पास, यदि यहाँ से चले तो क्या होगा आर वेक्टर प्लस अपन डायरेक्शन के साथ है तो ए वेक्टर, और अपन इसके ऑपोजिट आएंगे तो इज इक्वल टू आर वेक्टर। सबको ये तो नियम लिखना आता होगा, यानी दिशा के साथ चलते हैं तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, दिशा के ऑपोजिट आते तो माइनस में। तो यहाँ से चलते तो आर प्लस ए, अब यहाँ से डायरेक्शन सामने से आ रही इज इक्वल टू या माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए। ये अपन को क्या निकालना है 1/a चाहिए, यानी ए चाहिए, तो लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर माइनस का आर वेक्टर। अपन को ए चाहिए, ये क्या वेक्टर है, तो मैं क्या करूँ, इसी का ए का ही स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। तो ये क्या आएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ए का ही ए के साथ क्या करें डॉट प्रोडक्ट करें, तो ये आ जाएगा अपने पास
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों कैपिटल नहीं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये हो जाएगा अपने पास आर माइनस आर। तो ये हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर माइनस का आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का आर वेक्टर, यानी स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा अपना ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r डॉट आर और कॉस थीटा। ये थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इन दोनों के बीच का आर और आर के बीच का एंगल है, तो ये थीटा क्या शो कर रहा है, वो थीटा शो कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a, अपन को क्या चाहिए 1/a की टर्म में चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a इज इक्वल टू, ये भी नीचे आ जाएगा, यदि आर तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r कॉस थीटा। अब क्या करूँ मैं यहाँ से, यदि 1/r स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन निकालूँ इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था, यदि स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अभी रहने दो, 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r डॉट आर कॉस थीटा। जब ये स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो गया अपने पास 1/2। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लेते हैं। अब क्या करते हैं अपन, इसी को सॉल्व करते हो। तो आप एक तो ये इक्वेशन याद रखना, इसको को क्योंकि 1/a निकालने के बाद ये वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को कहीं साइड में लिख देता हूँ कि 5 इक्वल टू, वैसे तो याद भी रह जाएगा, रो डी वी अपॉन में ए। जब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आएगा वो कौन सा आएगा, हमेशा वॉल्यूम वाला आएगा, क्योंकि क्या है ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम वाला इंटीग्रेशन आएगा। तो चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे क्या ये वाली इक्वेशन आई थी, इसको ही मैं सॉल्व करके लिखता हूँ। तो 1/a इज इक्वल टू, अब क्या करूँ मैं 1/r स्क्वायर यदि कॉमन निकालता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, पर यहाँ पे क्या 1/2, तो बाहर क्या रह जाएगा केवल r। तो इस ब्रैकेट में क्या रहेगा अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा, कितना रहेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो इसमें r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा अपने पास, इसको मैं यदि ऊपर आके लिखूँ तो 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में r और कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। ये क्या अपना 1/a। अब ऐसी कोई टर्म है, इसको यदि एक्सप्लेन करते हैं, यानी बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय अपन जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो द्विपद प्रमेय क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो वो क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये मान लिया कि ये तो क्या अपना 1 है और ये क्या है पूरा x है, तो अपन मान सकते हैं 1/a, या इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस एन, कितना है अपने पास, n की जगह -1/2, तो ये -1/2 आ गया। x कितना है, x पूरा ये, अगर कंफ्यूज लगे तो क्या कर दो, इसको ब्रैकेट कर दो, तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये n x हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2r बाय आर कॉस थीटा प्लस n माइनस 1, तो n बार आएगा तो -1/2 और -1/2 माइनस का 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर है, तो ये क्या जाएगा अपने पास आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2r बाय आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा -1/2। -1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ये द्विपद प्रमेय खोल दे तो बाइनोमियल थ्योरम से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी। आगे क्या आएगा, ये 1/a, तो 1 माइनस का, यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यदि यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा प्लस का, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो r अपॉन में 2r, r अपॉन में 2r कॉस थीटा, ये रहेगा अपने बस -2 से 2 हट गया, तो r/2r कॉस थीटा। ये कितना रह जाएगा अपने पास -3/2 और -1/2, यानी लिख सकते हैं प्लस का, यानी ऊपर तो क्या हो गया 3/2 और ये हो जाएगा तो -1/2
-3/2 और अपॉन में 1/2 और साथ में यदि इसको एक्सप्लेन करें तो R4 अपॉन में R4 प्लस 4R² अपॉन में R² cos स्क्वायर थीटा और -2R² 2R/R cos थीटा। तो ये क्या रह जाएगा अपना, ये वाली टर्म। इसको मैं लिखता हूँ तो 1 - R² अपॉन में 2R² प्लस R/2R cos थीटा। ये कितना रह जाएगा, माइनस माइनस यानी प्लस का 3/8 R4 अपॉन R4 प्लस का 4R² अपॉन में R² और cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, a माइनस बी था तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 से 1 यदि मल्टीप्लाई तो भी किया नहीं है अपन ने, तो ये क्या रह जाएगा अपने पास 2 से 2 और 4R³ अपॉन R³ और cos थीटा। अब यदि बात करते हैं अपन आगे, तो इसमें क्या अपन ने ये वाली कंडीशन लगाई है, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो अपन को 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म रखो, बाकी को कैंसिल कर दो। तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, यदि ये सीरीज में आगे चलता ही है तो ये क्या रह जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 1 - R² अपॉन में 2R प्लस R/2R cos थीटा 2R cos थीटा प्लस का 3/8 R4 अपॉन में R4 प्लस का 3/2 R² अपॉन में 2R² cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4R³ अपॉन में ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3/8 3/2 R² cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 R³ अपॉन में R³ और cos थीटा। एक जगह साइड मिस्टेक हुई है अपनी, यहाँ पे R² आना चाहिए, यहाँ पे R ही कैसे आ रहा है। देखो 1 + n ले लिया, x ले लिया, +R² माइनस। चलो देखते हैं इस मिस्टेक को। देखो ये वाली स्टेप लिखी थी, एक चीज़ ध्यान रखना, अपने प्लस माइनस के मल्टीप्लाई में मिस्टेक की है। तो यहाँ पे क्या था अपने पास 1 + -1/2 था, तो ये -1/2 यदि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या आएगा R² R² माइनस का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा R/2R। तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल आउट, R/R cos थीटा प्लस का, तो ये भी 2 नहीं आएगा और ये भी 2 नहीं आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है डेरिवेशन में, तो आप इसका भी ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया अपने पास -R² 2R, ये वाली टर्म बन गई। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म 1 तो ऐसे का ऐसे। अब देखो ये वाली टर्म और यानी R² 2R² और R², ये दोनों कॉमन आ गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का R² 2R² कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक टर्म आ गई अपने पास R/R cos थीटा, ये इससे पहले लिखेंगे। तो आगे क्या जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है वो क्या हो जाएगी अपनी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, तो वो रिजल्ट आएगा अपने पास यदि 1/a आया, वो कितना आया अपने पास 1 + R/R cos थीटा प्लस R² 2R² 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये समीकरण नंबर दे देता हूँ, कितना दिया था अपन ने 3 दिया था तो 4। तो ये क्या आ गया 1/a का रिजल्ट आ गया। अब अपन फाई जानते हैं, यानी जो समीकरण 2 लिखा था अपन ने, यानी फाई इक्वल टू क्या होता है k इंटीग्रेशन रो dv अपॉन में a। तो ये क्या करूँ समीकरण 4 से 2 में, तो समीकरण 4 से 1/a का मान रखने पर तो अपना क्या निकल जाएगा, ये विभव निकल जाएगा। तो
ये हो जाएगा अपने पास समीकरण 4 से 1/a का मान रखते हैं तो क्या जाएगा अपने पास, फाइव इक्वल टू के इंटीग्रेशन रो डी बी अपॉन में 1/a था तो 1/a क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस आर बाय आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला रिजल्ट आएगा। इसको मैं यदि अलग अलग टर्म में कर दूँ तो यानी डी वी को क्या करूँ लास्ट में लिख दूँ तो ये हो जाएगा अपने पास कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपने पास इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस के आ जाएगा, साथ में क्या आएगा इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा और अपॉन में जो आर है वो कहाँ आएगा बाहर, साथ में डी वी प्लस के आ जाएगा के इंटीग्रेशन रो और दो के साथ क्या आएगा आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साथ में क्या आएगा अपॉन में 2r स्क्वायर बार, तो ये क्या हो जाएगा डी। तो ये देखो अपनी यहाँ पे 3 टर्म आ रही है। तो ये डेरिवेशन वैसे आपने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक में भी किया है। तो इसमें 3 टर्म आ रही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों टर्म को अलग अलग डिफाइन करेंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आघूर्ण आएगा, जैसे डाइपोल आता है, क्वाड्रपोल मूवमेंट आता है, तो वो टर्म क्या क्या आती है तो वो अपन देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है जो वो क्या आ रही है अपने पास रो डी वी, इसको तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट, यानी ये क्या शो कर रही है एकल ध्रुव आघूर्ण, एकल ध्रुव आघूर्ण। जो सेकंड वाली टर्म है वो क्या शो कर रही है अपने पास रो आर कॉस थीटा डी वी, तो ये शो कर रहा है अपने पास पी वन यानी द्विध्रुव आघूर्ण। और जो नेक्स्ट है वो क्या है अपने पास रो आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी वी, तो ये क्या शो कर रहा है अपना, जिसको अपन लिखेंगे P2, और ये P2 क्या है अपना चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो ये वाली 3 टर्म आ जाएगी P1 P0 P1 और P2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो यदि कंप्लीट रिजल्ट लिखे तो फाइव इक्वल टू सबसे पहले तो क्या देखो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा अपने पास ओनली के है, और अपना 1/r भी चल रहा था ना, जो अपन ने बाहर कॉमन लिया था यहाँ पे 1/r भी तो चल रहा था, तो वो 1/r भी आएगा साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k/r, ये r स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा क्यूब, यानी जो इसके बाहर r चल रहा था वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा r आएगा सबके साथ, तो ये r यहाँ पे बाहर है r स्क्वायर r क्यूब, तो ये वाली टर्म बन जाएगी अपनी। तो ये क्या हो गया अपने पास 3 तरह के आघूर्ण हो गए, एक मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल। अब यदि अपन बात करते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करके लिखे, तो तीनों टर्म को अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक बार आप इसको लिख दीजिए, तो फाइव इक्वल टू क्या होगा अपने पास कि P0 अपॉन में क्या हो जाएगा r, प्लस सेकेंड में क्या होगा कि P1 अपॉन में क्या आएगा r स्क्वायर, प्लस के P2 अपॉन में 2r3। तो ये क्या आ जाएगा अपन का सतत आवेश वितरण के कारण इस पर विभव आ जाएगा, किस पर ए बिंदु पर। यानी जो अपन ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल निकाला तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा अपने पास 3 टर्म में आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गई अपने पास 3 टर्म। अब अपन क्या करते हैं, इसके आगे तीनों टर्म को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो मैं इस टर्म को k को हटा के वो टर्म रख लेता हूँ 1/4 तो ये क्या हो जाएगा P0 अपॉन में 4πε/r प्लस P1 अपॉन में 4πε/r स्क्वायर प्लस P2 अपॉन में 4πε/2r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। किसके कारण, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये समीकरण क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जो पोटेंशियल अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश के कारण जो विभव आ रहा है वो क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता है। तो यहाँ पे यदि एप्सिलॉन नॉट लिखते हो तो वो किसकी बात होगी, वैक्यूम निर्वात की बात होगी। यदि एप्सिलॉन लिखते हो तो कोई मीडियम की बात होगी। तो कोई सा भी लिख सकते हो आप, बहुत सारी बुक में एप्सिलॉन भी मिलेगा और बहुत सारी बुक में एप्सिलॉन नॉट भी मिलेगा। अब यदि फर्स्ट टर्म एक एक टर्म लेते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या शो करिए यहाँ पे अपना एकल ध्रुव आघूर्ण। एकल ध्रुव आघूर्ण के लिए टर्म कौन सी यूज ली अपन ने, यानी P1 P0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो, कौन सा लिया था, रो आर dV, यानी रो dV। तो फर्स्ट तो क्या अपनी ये वाली टर्म हो जाएगी। ये तो क्या हो गया अपना एकल ध्रुव आघूर्ण। यदि विभव की बात करें तो फर्स्ट टर्म विभव कौन सी हो जाएगी, 1/P0 में 4πε/r, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि विभव की बात करें, विभव को यदि लिखना हो तो φ0 φ1 से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपना φ0, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/4πε/r इंटीग्रेशन रो dV। तो ये भी क्या अपना विभव है। तो ये किस कौन सा है अपने पास, फर्स्ट टर्म यानी एकल ध्रुव आघूर्ण के लिए है। यदि सेकंड टर्म के लिए बात करें, यानी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, सेकंड टर्म है अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण के लिए डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, यदि इसके P की बात करें, यानी जो आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की टर्म आ रही है वो तो टर्म ये अपने पास, यानी P1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा और dV। तो ये तो क्या हो जाएगी अपनी P0 हो जाएगा। यदि विभव की बात करें तो विभव कितना आएगा, तो विभव आएगा अपने पास, विभव कितना P1 1/4πε/r² और P1, यदि P1 को हटा के टर्म लिखे तो 1/4πε/r² और इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा और dV, ये आ जाएगा। यदि थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म क्या आएगी अपने पास, एक बार ये दो टर्म लिख लो तो थर्ड टर्म आगे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो मोनोपोल मोमेंट के लिए, सेकंड टर्म डाइपोल मोमेंट के लिए, ये फर्स्ट मोनोपोल के लिए पोटेंशियल और ये डाइपोल के लिए पोटेंशियल। नेक्स्ट थर्ड टर्म आएगी अपने पास कौन सी, क्वाड्रपोल के लिए। जो थर्ड टर्म आएगी वो कौन सी आएगी अपने पास, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी वही जिसको अपन ने निकालना था क्वाड्रपोल मोमेंट, तो वही टर्म आ गई अपने पास। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा अपने पास, यदि मोमेंटम की बात करें, यानी डाइपोल क्वाड्रपोल मोमेंटम की बात, मोमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रो r² 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा dV, ठीक है। यदि ये क्या अपना किसके बराबर है, P2 के बराबर। यदि अपन विभव की बात करें तो विभव के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, विभव के लिए आ जाएगा अपने पास P2 में 4πε0 2r², या फिर इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 8πε0 नहीं आएगा, यहाँ एप्सिलॉन नहीं आएगा। यदि एप्सिलॉन लिखा है तो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट लिखो तो पूरा एप्सिलॉन नॉट। तो 8πε साथ में क्या जाएगा अपने पास 8πr² और साथ में इंटीग्रेशन रो r² 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और साथ में dV। ये किसके लिए आ जाएगा, क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए। तो ये अपन ने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी निकाली थी, वापस निकाला है। तो तीनों टर्म अलग अलग डिफाइन हो गई। फर्स्ट तो हो गया मोनोपोल मोमेंट, सेकंड हो गया डाइपोल मोमेंट और थर्ड हो गया क्वाड्रपोल मोमेंट। अब यदि बात करते हैं इसी को, यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करूँ, यानी ये वाला क्या अपना, ये जो टर्म है क्वाड्रपोल मोमेंट की किस में, आर और थीटा में, इसको मैं यदि एक्स वाई जेड में चेंज करूँ तो कैसे चेंज करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो r², ये रो है, इसका यदि मल्टीप्लाई करूँ तो 3r² cos स्क्वायर थीटा माइनस का r², साथ में क्या आ जाएगा dV। तो इसको यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करें तो क्या आ जाना चाहिए अपने पास, P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो, अब ये क्या हो जाएगा 3, यानी जो z cos थीटा आता है, यानी r cos थीटा आता है, वो क्या आता है z के बराबर। यदि इसको कार्टेशियन में करें तो रो क्या आ जाएगा 3z² माइनस का r² dV, और r जानते हैं अपन क्या होता है x² प्लस y² प्लस का z²। तो ये हो जाएगा अपने पास P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो
3z² माइनस x² माइनस y² माइनस का z² और डी। सो 3z हो जाएगा रो 2z² माइनस का x² माइनस का y² और डी। तो ये वाला क्या आ जाएगा अपना विभव, और साथ में क्या आ जाएगा इसका मोमेंट। तो ये लिख लो एक बार। तो ये अपना क्या आ गया, एक मतलब एकल ध्रुव, जो फर्स्ट टर्म आई थी वो क्या आई थी, एकल ध्रुव के कारण क्या आया था, विभव आया था और आघूर्ण दोनों टर्म आई है, तो दोनों टर्म अपन ने लिखी है। जो सेकंड टर्म आई थी वो क्या आया था, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के कारण विभव और आघूर्ण, और जो थर्ड टर्म आई है वो क्या आई है, क्वाड्रपोल के कारण, यानी चतुर्ध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव के कारण आघूर्ण या विभव। तो ये वाला आपका क्या था, कंप्लीट डेरिवेशन था। तो ये वाला डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको फॉर्मूले डायग्राम की थ्योरी लिखनी है आपको और कंप्लीट डेरिवेशन करना है। तो नेक्स्ट इसके कुछ फिजिकल मीनिंग के बारे में भी बात करेंगे अपन की कौन से उसका डायरेक्शन आता है। तो एक बार तो यहाँ तक लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अपन बात कर रहे थे, जो अपन ने डेरिवेशन निकाला था, तो डेरिवेशन निकाला था अपन ने क्या समझने के लिए कि विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, उसकी क्या टर्म आती है। तो वही टर्म मैंने नाभिक के लिए काम में लिए। तो जो अपना टॉपिक था वो तो क्या था, नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है और ये भी पूछ सकते हैं। तो जब इसमें नाभिक के अंदर बात करते हैं तो अपन ने ले लिया कि रो आर क्या अपना सतत आवेश वितरण के कारण जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी थी, वो थी। तो आवेश घनत्व वाले नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो अपन ने क्या निकाला, जिसको अपन ने डेरिवेशन में किससे लिखा था, पी से, उसको मैंने क्या कर दिया क्यू। तो ये कितना हो गया, रो आर 3z² माइनस का r² dv। तो ये वाली टर्म अपने क्या की हुई थी, निकली थी। तो सबसे पहले तो बात की जाए चतुर्ध्रुव आघूर्ण की क्यों जरूरत पड़ी। डाइपोल भी तो था अपने पास, मोनोपोल भी तो था। तो जब डाइपोल और मोनोपोल की बात की जाए तो उसमें क्या होता है अपने पास, यदि आवेश वितरण घनत्व के बात करें या फिर वो क्या करें, उसके बेस पे अपन क्या निकाले, उसका आघूर्ण निकाले। तो यदि डाइपोल का आघूर्ण निकाले तो दो पार्टिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, वही डाइपोल कहलाता है। तो उसमें क्या आता है, हमेशा उसका डाइपोल के लिए जो मोमेंट आता है वो कितना आता है, 0। यानी ये कहाँ से पता लगा था, पैरिटी, लॉ ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन, यानी पैरिटी का जो संरक्षण नियम था वहाँ से पता लगा था। तो इसलिए जब डाइपोल का 0 हो जाता है, इसलिए अपन को फिर क्वाड्रपोल की जरूरत पड़ी। तो अपन देखते हैं कि ये क्या इसका फॉर्मूला हो गया। अब यदि इसकी 3 कंडीशन देखते हैं, 3 कंडीशन कैसे, यदि मैं 3z² बराबर r कर दूं, यानी मैं क्या करूं यहाँ पे 3z², यानी ये फर्स्ट वाले केस की बात करें तो 3z² इज इक्वल टू r² करूँ। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यदि q बराबर 0 हो जाता है तो वो कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, सेंट्रल सर्कुलर होगा, यानी गोलीय सममित होगा। तो वो मैंने क्या कर दिया, गोलीय बना दिया। ये क्या किया अपन ने, जब यहाँ पे क्या करूँ, यदि 3z² r² से क्या हो, बड़ा हो, यदि 3z² r² से बड़ा हो तो q क्या होना चाहिए, q पॉजिटिव आएगा। q पॉजिटिव आएगा मतलब q 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो किस कंडीशन में आएगा, प्रोलेट में आएगा। यदि कि इसको मैं क्या करूँ, 3z² छोटा कर दूँ और r² बड़ा कर दूँ तो q क्या आना चाहिए अपने पास, नेगेटिव में आना चाहिए, यानी q आएगा वो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इन तीनों कंडीशन में कैसे कैसे उसका डायग्राम बनेगा, जब ये 3z² इक्वल टू r² है तो q इक्वल टू 0, तो वो तो बनेगा गोलीय सममित। यदि 3z² ग्रेटर देन r² है, यानी बड़ा कौन सा, यानी q की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से बड़ी, तो प्रोलेट, और ये बनेगा ऑब्लेट। तो ये वर्ड आप इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि हिंदी में दीर्घाक्ष और लघुआक्ष और ऐसे कुछ वर्ड होते याद नहीं रहेंगे। तो सेंट्रल के लिए ये सर्कुलर, प्रोलेट और ऑब्लेट। तो ये 3 कंडीशन रहती है आपकी। यही क्या अपना नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो यही अपना कंप्लीट प्रॉपर्टी थी कि शायद आगे प्रॉपर्टी थी विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण कैसे निकालना है, यदि कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो इस फॉर्मूले से निकालना है। डाइपोल का भी फॉर्मूला अपने पास आ गया था, मोनोपोल का भी आ गया था। तो यही अपना क्या थी, कंप्लीट प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन कुछ एक आधी प्रॉपर्टी शायद और रही है अपनी, या तो आइसो स्पिन करके रही है, सम बारीक करके, तो उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है समबारिक पृथक्करण। जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का अपना टॉपिक चल रहा था, 2 या 3 वीडियो शायद आपके 3 वीडियो लगभग बन ही जाएंगे। तो उसमें समबारिक पृथक्करण लास्ट वाली प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या देखते हैं अपन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसमें बात होती है न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई में हमेशा क्या, न्यूक्लियाई किनको कहा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही क्या किया गया है, न्यूक्लियाई कहा गया है। न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे यदि मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67262 10 की घात -27। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6749 की 10 की घात, यानी इनको कह सकते हैं कि दोनों के मास क्या है लगभग, प्रोटॉन का मास लगभग, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या है, समान है। ये दोनों अपन जानते हैं कि अपन दोनों का मास कितना लेते हैं, 1.67 × 10 की घात -27 ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास मास प्रोटॉन ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इक्वल। यदि मैं मान सकता हूँ मास दोनों का समान है तो इनका क्या होगा, पृथक्करण भी क्या होता है, समान होता है। पृथक्करण भी क्या होगा इनका, यानी जो स्पिन होती है वो भी कैसी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक जैसी होती है, यानी समान होती है। फिर किसी ने कहा कि जब ये वाला मास समान हो गया, पृथक्करण समान हो गया, तो इसमें यदि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की यदि इंट्रैक्शन कराया जाए या कोई अन्योन्य क्रिया कराई जाए तो वो भी कैसे मिलती है अपन को, एक समान मिलती है। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण को अपन क्या करें, प्रतिकर्षण या कोई कूलाम भौतिका या किसी भी बेस पर अपन माने तो वो क्या होता है, दोनों पार्टिकल को एक जैसा बिहेव करते हैं। तो अपन मानते हैं कि उनके यदि आइसो स्पिन की बात करें तो आइसो स्पिन की बात करें तो वो आइसो स्पिन कैसे होती है, हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेम होती है। यदि ये वाले एग्जांपल देखते हैं 3 लिथियम 7 4 बेरिलियम 7, इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है 3, मास नंबर 7, तो प्रोटॉन कितना हो गया 3, न्यूट्रॉन 4, प्रोटॉन 4 और न्यूट्रॉन 3। तो इससे भी क्या देखते हैं कि इन दोनों से अपन को क्या मिलती है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या मिलती है अपन को, समान मिलती है। बाइंडिंग एनर्जी जब अपन पढ़ेंगे जब निकालेंगे कि कैसे समान मिलती है। तो पृथक्करण समान हो गया तो अपन कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन समान है, इनका पृथक्करण समान है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी समान है। तो कह सकते हैं कि इन सब के बेस पे क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही अवस्था के दो कण माने गए। फिर तो ये सब समान होने के कारण इनको अलग अलग तो करना था, डिफाइन अलग अलग करना था, तो पार्टिकल अलग अलग है पर माना कैसा जा रहा है, दोनों को सेम माना जा रहा है। उसके लिए हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि ये एक ही पार्टिकल यानी एक ही कण के दो न्यूक्लियाई है, यानी एक ही कण या एक ही अवस्था के दो कण होते हैं या दो न्यूक्लियाई होते हैं। यानी कण तो क्या अपना एक ही है पर एक ही कण की क्या माना है, इसको दो न्यूक्लियाई माना है। वो किस बेस पे माना, इनकी आइसो स्पिन यानी आई तो बताया, यानी प्रोटॉन का भी आई तो कितना बताया हमेशा 1/2। यदि आई प्रोटॉन का भी आई 1/2 और न्यूट्रॉन का भी आई 1/2 है। यदि अपन जेड घटक में बात करें, यानी जब आई जेड की बात करेंगे, जब प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो आई कितना आएगा हमेशा 1/2, और यदि न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो भी आई हमेशा कितना आएगा 1/2। यदि मैं आई जेड की बात करता हूँ, आई जेड यानी जो आइसो स्पिन का जेडवा घटक, उसे क्या करेंगे अपन समबारिक पृथक्करण, यानी जो आई जेड है तो ये आई जेड क्या कहलाएगा, प्रोटॉन के लिए तो प्लस का 1/2, आई जेड के लिए माइनस का 1/2। यानी ये कैसे हुआ अपना, ये 2 है, जेड नहीं है, ये कैसे हुआ। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो इनका आई होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वो कैसा होता है 1/2, यानी एक ही कण के दो न्यूक्लियस माना जिसका आई कितना माना है 1/2। अब यदि इनको अलग अलग करना है तो कैसे करें, तो उनकी एक अवस्था होती है वो चेंज कर ली, एक को प्लस मान लिया और एक को माइनस, यानी हो सकता है एक तो प्लस हो या फिर हो सकता है एक माइनस हो, तो कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। उस बेस पे क्या बताया कि प्रोटॉन के लिए तो आई 1/2 है, न्यूट्रॉन के लिए आई 1/2, इसका आई जेड प्लस 1/2 और इसका आई जेड माइनस 1/2। तो ये आपका था समबारिक पृथक्करण। तो सबसे पहले क्या करना है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग अपन समान मानते हैं, इन दोनों पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी समान होती है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी इंट्रैक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। फिर अपन ने ये सब समान था तो हाइजेनबर्ग ने क्या परिकल्पना दी या क्या बताया कि ये एक ही कण के दो न्यूक्लियस माना गया है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या माना गया है, एक ही कण के दो न्यूक्लियस माना है या फिर दो अवस्था मानी है। तो इसमें आई इक्वल टू कितना होता है 1/2, आई इक्वल टू 1/2, तो इसको क्या किया या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का क्वांटम नंबर है। तो यही क्वांटम नंबर क्या कहलाता है अपना, आइसो स्पिन या आइसोबारिक स्पिन कहलाते हैं। तो प्रोटॉन के लिए इसने बताया कि आई इक्वल टू 1/2, तो जो जेड घटक होगा वो कितना होगा प्लस का 1/2, और न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा माइनस का 1/2। जो दोनों में डिफरेंस आया वो डिफरेंस केवल किस में आया, इस चीज़ में आया, ना कि आई में। यानी जो आई जेड घटक लिखा है केवल डिफरेंस किस में आया,
उसी चीज़ में आए हैं। तो ये वाला जो क्वांटम नंबर कहलाता है वही क्या कहलाती है अपनी समबारिक प्रचक्रण या आइसोबारिक स्पिन या आइसो स्पिन कहलाती है। तो ये अपनी कंप्लीट लगभग न्यूक्लियर की 8-9 प्रॉपर्टी थी, ये पूरी हो गई है। तो यूनिट फर्स्ट अपने 3 पार्ट से मिलकर बनी है, तो उसका लगभग यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पोर्शन था उसका लगभग आधे से 60% एवरेज हो गया है अपना। फर्स्ट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था, सेकंड में क्या पढ़ा था, मास प्रॉपर्टी ऑन न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है वो चीज़ देखी थी अपन ने। अब अपन आगे देखेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेल मॉडल की। सेल मॉडल में क्या चीज़ है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मॉडल, जो एमएससी बेस में भी आता है, बड़े से बड़ा एग्जाम दे दो उसमें भी आता है और बीएससी में भी आता है। तो सेल मॉडल है अपने पास, मॉडल बनाएंगे। वैसे तो वो मॉडल वाला टॉपिक बाद में, पर अपन ने जो न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें अपन को आई निकालना है, पेरिटी निकालनी है, एल निकालना है, जे निकालना है, एस निकालना है। तो वो सब किसी भी नाभिक का कैसे निकलते, तो सबसे पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब भी आएगा आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे सेल मॉडल के साथ। आप सभी को धन्यवाद।